डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स शुरू किया हुआ है और हम उसकी 3rd एक्सरसाइज पे हैं और उसके भी हम लोग 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन करने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कोई आसान सा क्वेश्चन आए ताकि आप लोग उसे हैंडल कर सकें आसानी से। तो आज का जो लेक्चर है इतना खास टफ नहीं है, आसान ही है, लेकिन ये कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो ये सिंपल जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे थोड़ी सी टफ होती हैं। पहले आपको इनको समझना पड़ता है, फिर आगे चलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो 4th वाला क्वेश्चन है बिल्कुल फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसकी तरह है, लेकिन अब ये क्योंकि 4th क्वेश्चन है तो इसलिए जाहिर है उसके एक्सटेंशन होगा, यानी कि उससे थोड़ा सा लंबा होगा और चेंज होगा, लेकिन यह है कि इसमें जो कंडीशंस हैं वो उसी की तरह है। यहाँ पे उन्होंने हमें कहा हुआ है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। तो यहाँ पे हमें 2 कंडीशंस गिवन है। अब हम लेट करते हैं ए और बी कोई भी 2 नंबर्स हैं, ठीक है ना। लेट हमने वही कर लेना कि लेट ए एंड बी 2 नंबर्स। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ए और बी हमें नहीं पता कंसेक्टिव हैं कि नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये था कि कंसेक्टिव थे, अब हमें नहीं पता ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। अगर ए 100 है तो बी 200 भी हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ए और बी एक दूसरे के बाद आने वाला नंबर हो। तो ए और बी कोई भी 2 नंबर्स हैं। अब इन पे 2 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है कि अगर तो हम इस ए को और बी को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 68, ठीक है। और अगर हम इस ए और बी को करते हैं माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस ही होता है ना, तो आंसर आता है 22। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने कर लिया है यूज़, इन कंडीशंस को, और हमने बना लिया कि हमारे पास क्या फॉर्म बनती है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है कि a + b = 68 एंड a - b = 22। अब आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जब ये अब 2 बन गए इक्वेशंस, तो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके आपको पता होंगे। अब इसको हम लोग किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम लोग ऐड करें 1 और 2 को, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 1 और 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, a + b = 68 और a - b = 22। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कैंसिल क्यों हुआ, क्योंकि एक भी प्लस का था और एक भी माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 है और इक्वल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा कुछ 0 और ये 9 और ये 90 आ जाएगा, ठीक है। अब ए का आंसर क्या आएगा, ए का आंसर निकालने के लिए हमें पता है क्या आएगा, a = 90/2। अब 90/2 क्यों, क्योंकि 2 जो था वो ऐसे हो रहा था मल्टीप्लाई, जैसे ही वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो जाहिर है वो होगा डिवाइड, क्योंकि ये मैथ का रूल है। तो जैसे आप इसको कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 45। तो a क्या आ गया 45, a तो हमें मिल गया। अब हमें दूसरा नंबर निकालना है कि हमें दूसरा नंबर क्या मिलेगा। इस 45 को आप 1 में पुट करो या इस 45 को आप 2 में पुट करो, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। तो हम इस a को 1 में ही पुट कर लेते हैं। पुट a = 45 in 1, ठीक है। तो a की जगह पे मैं लिख लेती हूँ 45, b की जगह पे वैसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा 68। तो b क्या आ जाएगा 68 - 45। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 23, ठीक है। अब क्या हुआ है कि a हमारे पास 45 आया है और b हमारे पास 23 आया है। आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है a 23 आ जाए, b 45 आ जाए, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि a और b में से बड़ा कौन सा नंबर होगा। a और b सिंपल 2 नंबर है। अब 45 और 23 को जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो आंसर आपके पास 68 आएगा, और जैसे ही आप इनका डिफरेंस करोगे तो आंसर आपके पास 22 ही आएगा। यही हमारी गिवन कंडीशन थी और यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको सिर्फ स्टेटमेंट को समझना होता है। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पहुँच जाते हैं, उसकी दी हुई कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद कोई ना कोई मैथड लगा के आपको उसे सॉल्व करना होता है। और कोई ना कोई मेथड जो है ये 9th क्लास में बच्चों का थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाला मकूला आपने याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमने हमें क्या कहा हुआ है, पहले तो बात इसको साफ करें। तो अब यहाँ से बढ़ते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024 के 2024 में क्या था कि लाहौर में वेदर बहुत ज़्यादा गर्म था। वैसे गर्म तो अब भी लाहौर में बहुत है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2024 में लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। टीवी न्यूज़ के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वहाँ पे जो गर्मी थी वो जो टेम्परेचर उन्होंने मेजर किया है किसी एक दिन का, तो वो था 48 डिग्री सेंटीग्रेड से भी हाई था, या एवरेज उसकी निकाली है तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उन्होंने हमें कहा है कि बाय यूजिंग दिस फार्मूला
फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट स्केल क्या है। अब जिस तरह डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, कि अगर हम किसी का टेम्परेचर मेजर करें तो सेंटीग्रेड में मेजर होता है, इस तरह फ़ारेनहाइट भी एक स्केल है मेजर करने के लिए। जिस तरह अगर लेंथ हो, हम लोग कभी इसको मीटर में लिख रहे होते हैं, कभी सेंटीमीटर में लिख रहे होते हैं, तो मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही अलग अलग स्केल हैं लेंथ के, या किसी भी चीज़ के लेंथ के, विड्थ के। इसी तरह टेम्परेचर के भी अलग अलग स्केल होते हैं और उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। जैसा कि सेंटीमीटर और मीटर में भी 100 का रिलेशन है ना, इस तरह इनके दरमियान भी आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड के दरमियान जो रिलेशन है वो ये है, जो उन्होंने हमें ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड हमें गिवन है। हम लोग, अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूँगी, अगर मुझे कोई चीज़ फ़ारेनहाइट में निकालनी हो तो मुझे वो उसको सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करके ही निकल आएगी, ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को गौर से देखने के बाद मुझे ये आइडिया हो रहा है कि अगर मेरे पास इस सी की वैल्यू आ जाए, मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँ, फिर तो मेरे लिए काम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो अब गिवन देखो, गिवन उन्होंने हमें ये सी की वैल्यू दी हुई है, क्या है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें कैसे पता कि ये एग्जैक्टली सी की वैल्यू है, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा होता है, एफ लिखा हुआ होता सी की जगह पे, तो हमारे पास ये फ़ारेनहाइट स्केल में होता। तो अब सी लिखा है तो ये सेंटीग्रेड स्केल में है। इस सी वाली वैल्यू को, जो कि 48 है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं प्लेस। जैसे हम इसको प्लेस करेंगे, हमारे क्वेश्चन की कुछ शक्ल जो है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी, +32। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन बच्चों को क्रिएट होती है, बच्चे 48 + 32 करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने गलती नहीं करनी। हम लोग पहले करेंगे इनको मल्टीप्लाई, फिर करेंगे ऐड। तो ये किस तरह से होता है कि हम पहले मल्टीप्लाई करना है, कि पहले ऐड करना है, पहले सब्ट्रैक्ट करना है, कि डिवाइड करना है। तो ये होता है एक बोर्ड मास का रूल, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। जिसको तो पता है वो वेल एंड गुड, और जिसको नहीं पता उसको हम बता देते हैं। बीच से मुराद होता है कि ब्रैकेट, अगर कहीं पे ब्रैकेट है क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी हर सूरत। ठीक है, ओ का मतलब ऑफ होता है, कोई खास मतलब है नहीं। डी का मतलब होता है उसके बाद आपने डिवीजन सॉल्व करनी है, डिवीजन के बाद आपने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, फिर आपने एडिशन करनी है, फिर सब्ट्रैक्शन सॉल्व करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की बात हो रही थी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर जाहिर है मल्टीप्लाई ही करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। 9 क्रॉस 45 ओवर 9 क्रॉस 48 ओवर 5 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास को एक आंसर आएगा, जो और वो आंसर होगा हमारे पास 118.4। अब वो किस तरह से आना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले, इसमें पहले आप देखोगे कि कौन कौन सी ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं। 9/5, 9/5 का मतलब क्या है, डिवीजन। सबसे पहले आप लोग 9/5 को सॉल्व करोगे, जाहिर सी बात है कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो 9/5 जो होता है बेसिकली 1.8 होता है। पहला स्टेप मल्टीप्लाई 48 + 32 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 48 करेंगे। अब आपको पता है कि 48 क्यों पहले मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हम बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये 86.4 जमा 32 हो जाएगा, और जब इसमें हम 32 जमा करेंगे तो 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, तो इसको प्लस करने से ये आंसर आता है। डिग्री फ़ारेनहाइट ये शो करता है कि हमारे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि वेदर था लाहौर में 2024 में, और बहुत गर्म था, और 48 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा था। अब हमने ये बताना है कि अगर हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल में बात कर रहे हों कि किस टेम्परेचर तक लाहौर में दर्जा हरारत था, तो वो होगा 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आसान था, वर्ड प्रॉब्लम था। तो 4 और 5 हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और अभी जो हमने 4th वाला आई थिंक किया है उनसे रिलेटेड है, मतलब उन दोनों की एक्सटेंशन है थोड़ी सी। अब आपने ये जो स्टेटमेंट है, वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। अब उन्होंने कहा है कि सम मतलब होगा कि हम ऐड करेंगे, कोई चीज़ ऐड करने वाले हैं हम, ऑफ एजेस मतलब कि उम्र जो इंसान की होती है, लाइफ, और फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स के। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम बेटे और बाप की उम्रों को जमा करते हैं तो आंसर आता है 72। हम लेट कर देते हैं ए और बी उनकी एज है, उनको जमा करने से आंसर आ रहा है 72 आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 के वैसे ही जैसे हमने पिछले के क्वेश्चन में किया था वैसे ही कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहते हैं 6 ईयर अगो, मतलब कि 6 साल पहले की अगर बात की जाए, द फादर वाज 2 टाइम्स एज ऑफ सन, कि 6 साल पहले बाप और बेटे की उम्र के दरमियान ये ताल्लुक था कि बाप बेटे से 2 गुना बड़ा था।
ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, हम इस तरह समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि 6 साल पहले अगर बेटे की उम्र 7 साल थी तो बाप की उम्र 14 साल थी। ठीक है, अगर बेटे की उम्र 7 और 14 साल का बाप होता नहीं है, थोड़ा सा हम पढ़ा करते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि 6 साल पीछे अगर हम जाएं, अगर बेटा हमारे पास 15 साल का था तो बाप 30 साल का था, मतलब दुगनी उम्र का था। ठीक है, तो इस लाइन को हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? अगर हम a-6 करें, ठीक है, प्लस हम करें b-6, 2 साल पहले 6 साल पहले की बात हो रही है ना, तो दोनों की एज में से a और b उनकी करंट एज है, वो दोनों में से 6 साल माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सन की एज। हमने अगर लेट्स सपोज ए रखी हुई है तो हम लोग ए ही रख लेते हैं कि ए बेटे की उम्र है और बी जो है वो बाप की उम्र है। तो ये कुछ इस तरह का हमारे पास फॉर्म और अजीब सी गड़बड़ सी फॉर्म बनी है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम, ताकि हमारे पास आंसर आए। अब हाँ सॉरी, फाइंड हमने क्या करना है कि 6 साल पहले बेटे की क्या उम्र थी। ठीक है, ये तो हमने सपोज किया कि 15 और 30 है, ये उनके दरमियान रिलेशन था, लेकिन एज क्या थी एग्जैक्टली वो हमने फाइंड करना है। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, प्यारी सी इक्वेशन बनाते हैं किसी तरह। ये कुछ इक्वेशन बनेगी a + b - 12 - 2a = 0। तो -a + b = 12 कर लो, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। क्या बात है कि बाप और बेटा है, उन दोनों की अगर हम एज को सम करते तो आंसर आता है 72। करंट अब की बात कर रही हूँ। इसको मान लो कि ये आपके पास सन की एज है और इसको मान लो कि ये आपके पास फादर की एज है। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हो एज यू विश। और नेक्स्ट थिंग वो ये कहते हैं कि अगर हम लोग 6 साल पीछे चले जाएं, अगर हम लोग 6 साल पीछे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर मेरी उम्र 20 साल है और इससे मैं 6 साल पीछे जाती हूँ तो मेरी एज में से 6 माइनस होगा। और अगर मेरे साथ कोई खड़ा है उसने भी 6 साल ज़ाहिर है पीछे जाना है टाइम ट्रैवल करके, तो उसके अंदर से भी 6 साल माइनस होंगे। तो हमने a-6 किया और b-6 किया। 6 years ago फादर वाज 2 times एज ऑफ सन। कि अगर हम 6 साल पीछे जाएं तब हम उनकी एज को जमा करें तो उनके दरमियान रिलेशन कुछ इस तरह का था। अब जब हमने ये दो इक्वेशंस फाइंड कर ली हैं, अब अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है वो देखना चाहते हैं। हम बेसिकली क्या निकाल रहे हैं? a-6 निकालना है हमने। 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी वो निकाल ली है, मतलब कि a-6 निकालना है। a-6 निकालने का मतलब है अगर हमारे पास a आ जाता है तो 6 हमारे पास ईजीली आ जाएगा ना। तो हम लोग कुछ इस तरह a निकालने की कोशिश करते हैं। तो आई एम रियली सॉरी बेटा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है। यही दूसरी स्टेटमेंट पढ़ने में कि 6 years ago द फादर वाज 2 times एज ऑफ सन। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्लस कर लिया है। तो ये करना थोड़ा सा गलत रॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं काफ़ी सारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें उन्होंने नहीं कहा कि 6 साल पहले उनकी उम्रें जब हम जमा करेंगे तो कुछ इस तरह वाली सीन। तो सम का जो लफ्ज़ है या वर्ड है वो यूज़ नहीं हुआ है सेकंड वाली लाइन में। तो उन्होंने कुछ इस तरह में बोला कि अगर हम 6 साल पीछे जाते हैं, जो बेटे की उम्र बनती है उसमें और जो बाप की उम्र बनती है उसमें कुछ इस तरह का रिलेशन है कि बेटे की उम्र जब बाप की उम्र जो है, ये बाप की उम्र है ना 6 साल पहले, और ये बेटे की उम्र है a-6, तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी बाप की उम्र। ठीक है, तो हम लोग दोबारा थोड़ा सा कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस कन्फ्यूजन। के फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो हमें समझ आ गया कि a + b 72 है और ये भी इक्वेशन 1 हो गई है। सेकंड थिंग वो हमें ये कहते हैं कि अगर हम 6 साल पीछे चले जाते हैं तो जो बाप की उम्र थी 6 साल पीछे बाप की उम्र कुछ इस तरह की होगी, वो 2 times थी 6 साल पीछे ही बेटे की उम्र। यहाँ पर पहले मैंने 2a लिखा था तो थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि 2a लिखने से क्वेश्चन जो है वो ख़राब हो रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन ख़राब हो रहा था तो हम नेक्स्ट अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने का तरीका ये है कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम उनको सिंपली वैसे ही ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। b-6 ऐसे रहेगा, यहाँ पे 2a- हो जाएगा 12। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2a - b = 6 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा मेन मकसद क्या है, a-6 फाइंड करना, कि 6 साल पीछे जो बेटे की उम्र थी वो फाइंड करनी है ना। तो इन दो इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो b तो ऑटोमेटिक हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। एडिंग 1 and 2
क्या होगा कि a प्लस बी करेंगे तो वो 72 आ जाएगा, और 2a माइनस बी करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a इज इक्वल्स टू 72 और 6 को ऐड करने से जो आंसर आता है वो होता है 78। a हमारे पास कितना आ जाएगा 26 आएगा a, ठीक है। 26 किस तरह से आएगा आप लोगों ने खुद ढूंढना है कि 3 उधर जाके डिवाइड हुआ है। अब हमारे पास 6 साल पहले अगर बात की जाए तो 26 में से हमें 6 करना पड़ेगा माइनस, तो 6 साल पीछे अगर हम जाएँ तो 20 साल उस बच्चे की उम्र थी और बाप की उम्र कितनी होगी 40 साल होगी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि 20 और 40 को जमा करने से कभी भी 72 नहीं बनता, 72 उनके करंट एजेस को जमा करने से बनना है, ठीक है। तो वो बात आपने अलग रखनी है। और ये वाला जो कन्फ्यूजन हुई है इसके लिए मैं आपसे सॉरी करती हूँ, क्योंकि मुझे भूल गया था, ठीक है, किस तरह से है। क्योंकि यहाँ पे कोई सम का ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने सम यूज़ कर लिया। तो असल में सिर्फ यही था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग है, और क्योंकि मेरे लिए कन्फ्यूजिंग था इसलिए मैंने बोल दिया कि आप लोगों के लिए भी कन्फ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या होगा कि मिरहा है कोई बच्ची, उसने एक टॉय लिया है कि कोई ना कोई खिलौना लिया है। अब उस खिलौने की कीमत कितनी है 1500 रुपये में उसने उसे ख़रीद लिया है, और बेचा कितने में 1520 रुपये में बेचा है। अब हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। अगर आप लोग खुद से सोचो, आप लोग कोई चीज़ 1500 की ले रहे हो और 1520 रुपये की बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना हुआ है 20 हुआ है। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले भी कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि इतना छोटा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। प्रॉफिट नहीं, दे वांट टू नो व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंट, कि कितने परसेंट उसे प्रॉफिट हुआ है। तो ठीक है, अब हम वो करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला है ये आपको बुक में मिल जाएगा, तो आपको एसटी इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। सबसे पहले मतलब हम लिखते हैं प्रॉफिट, डिवाइड करते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस जितने में हमने उसे ख़रीदा हुआ होता है, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास एक प्यारा सा आंसर बन जाता है जो कि प्रॉफिट परसेंट का होता है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है कितनी है जिसमें उसने ख़रीदा है वो है 1500, प्रॉफिट नहीं है हमारे पास। तो दिमाग में सोचा जाए तो प्रॉफिट है 20 रुपये, लेकिन हम लोग डायरेक्टली 20 रुपये तो लिख नहीं सकते। तो हम लोग सबसे पहले हम निकालेंगे कि प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस में से अगर आप कॉस्ट प्राइस को कर दो माइनस, या फ़रोख्त फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद को कर लो माइनस। सेलिंग प्राइस है 1520, कॉस्ट प्राइस है 1500, तो आंसर क्या आया है 20 आया है ना 20। अब क्या करना है, सिंपली अपने इस प्रॉफिट को यहाँ पुट कर लेना है, तो आपके पास प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा 20 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितने में ख़रीदा आपने, इसको 1500 में ख़रीदा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप लोग, इसको 100 से करेंगे, और साथ में परसेंट का साइन भी ज़रूर लगाएंगे। जैसे आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे कि पहले 20 और 1500 को डिवाइड करेंगे, फिर 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड मास का रूल है। और आंसर क्या आ जाएगा 1.33% इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से सोल्व करने पे। आप सोल्व करें, अगर नहीं आता तो आप मुझे बताएं, तो फिर हम इसे दोबारा कर लेंगे, लेकिन आएगा यही। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं आप लोगों से बार बार सॉरी करती हूँ, ठीक है। और यहाँ तक हो गए हैं 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस एक्सरसाइज के रह गए हैं 2 क्वेश्चन, जो इन लोगों से थोड़ी इन क्वेश्चन से बिल्कुल थोड़ी सी चेंज है, तो हम लोगों ने अलग वीडियो में करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपको करती हूँ अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अगेन मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ कि मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।